Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will study chemistry chapter number 7. आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3. चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इस चैप्टर में अभी तक जो डिस्कशन हम कर चुके हैं उसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको लैब में कैसे बनाया जाता है. उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया. फिर लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो टॉपिक हमारा चल रहा था. टोटल इसके 7 पॉइंट्स हैं, जिनमें से कल हमने 3 पढ़े थे. जो पॉइंट कल हमने स्टडी किया था, सबसे पहला वो था पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कैटिनेशन के पॉइंट को भी स्टडी किया था. इसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था नॉन आयनिक नेचर वाला, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉन आयनिक नेचर होती है, यानी कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो हमने ये डिस्कस किया था कि इनके बिहेवियर में सिमिलरिटीज़ कैसे होती हैं. हमने होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस किया था. तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. अब आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. टोटल 7 हैं, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं, जबकि बाकी 4 जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम स्टार्ट लेंगे. इसको बताने से पहले मैं जो इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब बताना चाहता हूँ आपको. इसका मतलब होता है पेचीदा, मुश्किल, डिफ़िकल्ट. जो थोड़ा मुश्किल से स्ट्रक्चर समझ आए उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, या जो मुश्किल से बात समझ आए उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स होते हैं. कैसे होते हैं वो अब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं कि स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसको समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्डिंग्स बढ़ती जाती हैं. जब बॉन्डिंग्स बढ़ेंगी, ज़ाहिर बात है उसके साथ जुड़ने वाले एटम्स बढ़ेंगे, तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है. तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मिसाल के तौर पे स्टार्च एक आपके पास कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, C6H10O5, और बाहर इसके लिखा हुआ है स्मॉल n. अब ये स्मॉल n जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बताने से पहले सिर्फ आप ब्रैकेट के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखें. कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन कितने हैं? 5. अगर आप टोटल यही अमाउंट देखें तो ये 10 और 5 15 और 6 21 एटम्स तो टोटल ये बन जाते हैं. तो ये भी अच्छा खासा एक बड़ा स्ट्रक्चर है. लेकिन इसके बाहर आपको नज़र आ रहा है स्मॉल n. अब ये स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर n मे बी सेवरल थाउजेंड्स टू मिलियंस. अगर आप n की जगह पे लगाना चाहो तो आप 1000 भी लगा सकते हो, आप वहाँ पे लाख भी लगा सकते हो. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. एग्जाम्पल हमने देखी कि इसकी स्टार्च की, कि जिसका फार्मूला था C6H10O5 और बाहर था n. पहले ही अंदर 21 थे. अगर बाहर 1000, 100 या 10,000 या 1 लाख आ जाता है तो इसका मतलब है ये चीज़ें उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारा स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. तो ये तो हो गया स्टार्च की एग्जांपल के बारे में. इसी तरह मज़ीद कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ सिर्फ एक ही बात की है कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. देयर मॉलिक्यूलर मैस रेंज फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियन. वही बात जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की कि इनका मॉलिक्यूलर मैस जो होता है वो हज़ारों लाखों की तादाद में होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर नेचर आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी वाली.
तो एट द एंड इसके अंदर ये पॉइंट क्लियर होता है कि इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखें 300 to 600, मतलब इतने टाइम ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो जाहिर बात है जब ये चेन बढ़ती चली जाएगी तो इसको समझना, इसको डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पांचवा पॉइंट, आइसोमरिज्म। दो टर्म्स हैं इसके अंदर, आइसो एंड मेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है फिनोमेना। आइसो का मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब फिनोमेना, मतलब सेम फिनोमेना। अब सेम फिनोमेना का मतलब क्या है, इसके अंदर मकसद क्या बनता है इसका, उसको हम देखेंगे सबसे पहली लाइन के अंदर। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज नॉन एज आइसोमरिज्म। सिंपल सी डेफिनेशन कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के आप फ़र्क बता ही नहीं सकते, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हो, उसका स्ट्रक्चर देखते हो, तो वहाँ पे जाके उनके अंदर आ जाता है डिफरेंस। इसी वजह से हम कहते हैं मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज़ नॉन एज आइसोमेरिज्म। ये इसकी डेफिनेशन भी है, अच्छे से याद करनी है आपने, पेपर में बहुत बार रिपीटेड है। इट इज़ कॉमन फिनोमेना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कॉमन फिनोमेना है, बहुत बार रिपीट होता है, मोस्टली आ जाता है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे सिंपल एग्जांपल, C6H12O6 इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आपने पढ़ा हुआ पहले भी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C6H12O6। लेकिन अगर आप इसको ओपन करके लिखो स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये थी सबसे सिंपल एग्जांपल ग्लूकोज की। आगे आ जाए, एक और एग्जांपल भी है, C2H6O। अब C2H6O में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हमने इन चीज़ों को जस्टिफाई करना होता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। अगर आप कोई से 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें पूरी भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एथानोल और यहाँ लिखा हुआ है डाइमिथाइल ईथर। तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप है ईथर, और ये एथानोल अलग फंक्शनल ग्रुप है। देखा जाए तो दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ये OH के आने की वजह से अल्कोहल है एथानोल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और ये इस O के आ जाने की वजह से ये ईथर बन गया, जिसे हम डाइमिथाइल ईथर कहते हैं। ये 2 मिथाइल लगे हैं, इसे कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है, इसको भी आपने कर लेना अच्छे से। 2 पॉइंट्स हो गए आज के हमारे, एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक आइसोमेरिज्म। अब इससे आगे चलेंगे हम, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रेट कहते हैं स्पीड को, ये हमने चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था, वही पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड। ऐसा अमल जिसमें हम रिएक्शन को देखते हैं, ऐसा पॉइंट जिसमें हम रिएक्शन को देखते हैं, उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी स्पीड से रिएक्शन मूव कर रहा है। 5 मिनट में हुआ, 10 मिनट में हुआ, 20 मिनट में हुआ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन आर जनरली वेरी स्लो। नॉर्मली देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे बहुत स्लो होते हैं। स्लो होने की वजह क्या होती है? अब वजह जो हमारे माइंड में क्लिक करती है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। जब बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। जो काम 4 बॉन्ड टूटने में, जो टाइम 4 बॉन्ड टूटने में लगेगा, वो 4000 बॉन्ड टूटने में उतना टाइम नहीं लगता, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से उनकी स्पीड क्या होती है, स्लो। दैट इज़ वाई देयर यील्ड्स आर आल्सो। जब जारी बात है वो टूटेंगे देर से, तो आगे वाला प्रोडक्ट भी तो देर से बनाएंगे ना, तो इसी वजह से इनकी पैदावार भी क्या होती है, कम होती है। तो ये तीनों पॉइंट रिलेट करते हैं। पहले आपने स्पीड के बारे में बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन है जिस पर वो मूव करता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन नॉर्मली बहुत स्लो होती हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा।
और यील्ड भी लो है। क्यों? उसके लो होने की वजह कि सारी बात है, नया प्रोडक्ट बनने में भी टाइम लगेगा। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स, सो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज स्लो। वही बात जो मैंने भी आपको बताई, चूँकि इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल की नेचर ऐसी होती है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो बॉन्ड ब्रेकेज वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी, आइसोमरिज्म एंड रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। लास्ट में अब हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का वर्ड जहाँ भी आए, जिस चैप्टर में आए, जिस टॉपिक में आए, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। क्या? वो ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे को डिसॉल्व करेगा। तो अगर आप बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं वाटर में। क्यों? वाटर पोलर होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। कैसे? इसके अंदर मोस्टली इफ़ेक्ट कैंसिल हो रहे होते हैं, या मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। मिसाल के तौर पे CH4 का स्ट्रक्चर आप देखें, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चारों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर होते हैं नॉन पोलर और पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अब ये सॉल्युबल किस में होंगे? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी के वाले से। बस लाइक डिसॉल्व लाइक को याद रखें, जहन में रखें। उसके बाद आप ये याद रखें कि पानी पोलर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होने की वजह से उसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो वो डिसॉल्व किस में होंगे? हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पॉइंट अप हो गया। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन? जो हमने कल स्टार्ट किया था, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 7 पॉइंट थे, 7 के 7 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अब हम मूव करेंगे आगे। एक छोटा सा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक इन नेचर। नॉर्मली जो जानदार चीज़ों में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानदार चीज़ों से लिया जाता है। ये तो एक रियलिटी इफेक्ट है, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट था कि आप उसे लैब में नहीं बना सकते, जो कि रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ भी वही बात है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। तो मोस्टली ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। फूड इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा। अब जो चीज़ें हम खाते हैं खुराक के तौर पे, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से? प्रोटीन्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में। अभी सिर्फ जो चीज़ें हमने देखी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जो खुराक हम खाते हैं उससे रिलेटेड। मज़ीद अगर हम आगे देखें कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल रूटीन में, वहाँ इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। प्लास्टिक जनरल हम यूज़ करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। सिंथेटिक रबड़, ये आपके सामने पिक्चर है इसकी, जैसे टायर्स हैं या डिफरेंट चीज़ें जो रबड़ की बनी होती हैं हमारे पास, तो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। पेंट्स, रंग जो करते हैं घरों पे, वार्निशेस, ये यहाँ पे वार्निशेस, ये देखिए ये भी कलर टाइप होता है, ये भी आपके पास हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसन, अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स जिसको हम दूसरा नाम ड्रग्स भी देते हैं, तो ये मेडिसिन के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। फाइबर, फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट,
कॉस्मेटिक्स, डाइज, बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो इससे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत मेन चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के ऊपर हमारी नॉर्मल रूटीन जो है वो बेस करती है। जिस तरह यहाँ देखें आपको प्रिजर्वेटिव नज़र आ रहे हैं। प्रिजर्वेटिव कहते हैं खुराक को महफूज करने के तरीके को कहते हैं। इसमें कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आज जो बातें हमने डिस्कस की उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा जो हमने 4 पॉइंट्स रहते थे वो डिस्कस किए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें मेडिसिन के हवाले से, क्लॉथिंग के हवाले से, तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ है। जैसे आप देख सकते हैं ये पैरासीटामोल जो हम मेडिसिन खाते हैं उसमें इसका स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। डिटर्जेंट्स की बात करें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो ये मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हर जगह पे ही इन्वॉल्व है। दीज कंपाउंड्स प्रिवेंट द स्टोरेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अब जो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करने का मकसद है कि कुदरती जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो और आप इनको यूज़ करके अल्टरनेट मेथड के तौर पे तो आप नेचुरल चीज़ों को ज़रा सेव कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की मिकदार कुछ ज़ाहिर बात है, कुछ चीज़ें ज़्यादा तादाद में नहीं होती, तो आपको ज़रा एहतियात से वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो अल्टरनेट मेथड के तौर पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारी डिस्कशन जो रही वो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, कॉम्प्लेक्सिटी, आइसोमेरिज्म, इसके अलावा रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं इसकी असाइनमेंट कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने एमसीक्यूज़ हैं, किस तरह से करेंगे। आप देख लें, जैसे यहाँ पे स्टार्च का जनरल फार्मूला अभी हमने पढ़ा C6H10O5N। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन मेडिसिन, डिटर्जेंट, क्लॉथिंग, सारी बात है सब चीज़ों में, तो यहाँ ऑल आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, डिफाइन आइसोमेरिज्म है, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, व्हाई द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज यूजुअली स्लो। सारी वही बातें हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इस असाइनमेंट को अच्छे तरीके से समझिएगा, इसके एमसीक्यूज शॉर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।